जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के नए अपडेट के साथ। अभी का वर्तमान एग्जाम अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आइए जानते हैं कि कल का जो अपडेट हुआ या आज का जो अपडेट है परीक्षाओं के बारे में, वो रिसेंटली क्या अपडेट मिला है। मैं आपको बहुत जल्दी ही अपडेट दे रहा हूं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे बेहद अच्छी जानकारी के साथ। और खुश होने की बात है कि कुछ लोगों को जिनको जनरल प्रमोशन मिला है, वो कौन कौन से छात्र हैं जिनको जनरल प्रमोशन मिला है और कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको परीक्षा में शामिल होना है। तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं हमारे साथ। बिल्कुल आप किसी भी वीडियो के पार्ट को स्किप ना करें, जिससे आपकी जानकारी अधूरी हो। बने रहिए कुछ देर तक मेरे साथ और अपने दिमाग में आते हुए प्रश्न को बिल्कुल सुलझाइए और जानिए कि किनको किनको मिला है जनरल प्रमोशन। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम अपडेट में जनरल प्रमोशन के बारे में। किनको मिला है जनरल प्रमोशन? तो स्नातक स्तर में यानी ग्रेजुएशन के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को मिला है जनरल प्रमोशन। जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसको हम स्नातक या ग्रेजुएशन के नाम से जानते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में, उनमें प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को उनके पुराने उपलब्धियों के आधार पे एक जनरल प्रमोशन दिया गया है। उस उपलब्धियों का आधार उनके असाइनमेंट, अटेंडेंस या फिर पुराने प्राप्तांक हो सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि स्नातक भाग 1, भाग 2, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला है जनरल प्रमोशन। अब बात करें स्नातकोत्तर की। पीजी में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के पीजी विभाग में केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को और प्रमोशन मिला है। और सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोशन मिला है। और एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रही है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से डीएलएड के बारे में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अपडेट के बारे में। अभी तक सबके मन में चल रहा था कि प्रथम वर्ष को प्रमोशन मिलेगा और सेकेंडरी की परीक्षाएं होंगी, लेकिन सीजी बोर्ड रायपुर ने इसको बिल्कुल इसके विपरीत निर्णय लिया है, बिल्कुल उल्टा निर्णय लिया है। और उन्होंने निर्णय लिया है कि डीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, जबकि प्रथम वर्ष के छात्रों की होगी परीक्षाएं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। डिप्लोमा अंतिम वर्ष एटीकेटी जो भी सेकेंडरी में छात्र हैं, भूतपूर्व छात्र हैं, पूरक परीक्षा दे रहे हैं या नियमित छात्र हैं द्वितीय वर्ष के रूप में, उन सभी छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। महाविद्यालय को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप इन बच्चों के इंटरनल मार्क्स और परीक्षा के अंक भरकर तुरंत अपडेट करें। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट दी गई है कि 13 तक महाविद्यालय डीएड अंतिम वर्ष के छात्रों का नंबर भर के लॉक करें, जिससे इनका रिजल्ट शीघ्र निकाला जा सके। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी खबर या कितना बड़ा अपडेट है परीक्षा के बारे में। क्योंकि सीजी बोर्ड ने ये निर्णय इसलिए लिया कि अंतिम वर्ष के छात्र को जल्दी से हम प्रमोशन करें, ताकि वो छात्र आगे स्नातक या पीजी की पढ़ाई में अपना एडमिशन ले सकें। इसके लिए उन्होंने अंतिम वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया है, जबकि प्रथम वर्ष के छात्रों को परीक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसके पीछे उनका मोटिव ये है कि प्रथम वर्ष के छात्र अगले साल डीएलएड द्वितीय वर्ष में जाएंगे, इनको अभी डीएड में ही रहना है। इसलिए अगर इनकी परीक्षाएं विलंब होती है तो कोई बात नहीं, इनको आप सेकेंडरी का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो डीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको हम सेकेंडरी का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देंगे 15-16 अगस्त से, और उनको सेकेंडरी का क्लास देना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उनकी परीक्षाएं सितंबर के आखिरी तक संपादित की जाएंगी। उन परीक्षाओं का मोड क्या होगा मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आप बेहद रोमांचकारी निर्णय लिया है ये सीजी बोर्ड रायपुर ने कि डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्रों को दिया गया है प्रमोशन, जिससे ये बच्चे जल्दी यूजी पीजी में अपना एडमिशन ले सकेंगे। और प्रथम वर्ष के छात्रों की होगी परीक्षाएं। इसमें बच्चों के मानसिकता में काफी घूलट फेर आया है। जो बच्चे प्रमोशन सोच रहे हैं उनकी परीक्षा हो गई, और जो बच्चे परीक्षा के नाम से तैयारी कर रहे थे उनको प्रमोशन मिल गया। ये काफी बड़ा बदलाव है सीजी बोर्ड का। आगे देखते हैं कि किन लोगों की होगी परीक्षाएं। अभी मैंने प्रमोशन की बात किया कि स्नातक में भाग 1, भाग 2 को प्रमोशन दिया गया है, पीजी में भाग 1 और सेकंड सेमेस्टर को प्रमोशन दिया गया है, और डिप्लोमा में अंतिम वर्ष को प्रमोशन दिया गया है। और अब बात करते हैं परीक्षा किनकी होनी है। तो स्नातक परीक्षा अंतिम वर्ष जो बीए, बीएससी, बीकॉम भाग 3 में है या अंतिम सेमेस्टर में किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, उनकी परीक्षाएं होंगी। किस पैटर्न में आगे मैं चर्चा करूंगा। और परीक्षा होने वाली है स्नातकोत्तर यानी पीजी में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन बच्चों की अंतिम वर्ष में जो शामिल हैं
जो MA, MEd, MSc, MCOM के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में है पीजी में, उनकी परीक्षाएं होंगी। आगे आपको देखने को मिलेगा किस पैटर्न पे होंगी। समस्त स्वाध्यायी छात्र, जितने भी प्राइवेट छात्र हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर में क्यों ना हो, सभी प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं होंगी। ऐसा खबर आ रही है कि उन लोग छात्रों की परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी। साथ में डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों की भी परीक्षाएं होंगी। छात्रों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई इस खबर के बाद। आप जब सुनेंगे कि डीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे प्रमोशन के नाम पे वेट कर रहे थे कि हमको प्रमोशन मिलेगा, उन लोगों की परीक्षाएं होंगी। डीएड फर्स्ट ईयर, आप तैयार हो जाएं, आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी। उनका पूरा माध्यम के बारे में आगे चर्चा करूंगा। उसके अलावा समस्त भूतपूर्व और एटीकेटी जो बच्चे पूरक परीक्षा में शामिल हुए हैं, भूतपूर्व परीक्षा में शामिल हुए हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में अगर आपने एटीकेटी का फॉर्म भरा है, भूतपूर्व का फॉर्म भरा है या पूरक परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो आपको भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि किनको किनको प्रमोशन मिला है और किनकी किनकी परीक्षाएं होंगी। आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि किनकी किनकी परीक्षाएं होनी है। अब परीक्षाओं के बाद परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा के पैटर्न के बारे में जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, उनका कुछ अपना निर्णय आ रहा है, कुछ विद्या परिषद की बैठक के बाद निर्णय आ रहा है और कुछ उच्च शिक्षा विभाग ने अपने सुझाव दिए हैं। इन सबके बीच कुल मिला के 3 तरह के दिशा निर्देश मिल रहे हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें परीक्षा के 3 पैटर्न पर चर्चा की जा रही है। इन 3 पैटर्न में कौन बेहतर होगा, इस पे अभी कोई बेहतर अमल नहीं किया गया है, कोई खास निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जिनकी परीक्षा होगी उनके 3 पैटर्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं तीनों पैटर्न के बारे में। सबसे पहला पैटर्न मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे कि पहला पैटर्न है कि ईमेल में भेजा जाएगा आपका प्रश्न पत्र। आप अगर स्नातक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में है, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में है, कोई स्वाध्यायी छात्र है, प्राइवेट स्टूडेंट है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या समस्त भूतपूर्व एटीकेटी छात्र जिनकी परीक्षाएं होने वाली है, वो सभी छात्रों के लिए एक महाविद्यालय की तरफ से सूचना भेजी गई थी कि आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप हमें उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पर आपकी परीक्षाओं के संपादन के बारे में हम कुछ जानकारी भेज सके। उसी पैटर्न पे जो पहला आधार बनाया गया है कि ईमेल में भेजा जाएगा क्वेश्चन पेपर। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, परीक्षा का जो टाइम टेबल जारी होगा, उस समय सारणी के आधार पे उसी दिन परीक्षा समय के आधा घंटा पूर्व आपको ईमेल पर आपका क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। उसके अलावा आप क्वेश्चन पेपर तो आपको मेल के माध्यम से मिल गया, पर आप लिखेंगे किस पर, तो लिखने की बात करें तो आप अपने महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र पर जाकर उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बीएड में 3 विषय हैं तो आपको 3 आंसर शीट आपके महाविद्यालय से या आपका जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है उससे आपको 3 आंसर शीट जाकर लेकर आना होगा। और जैसे ही मेल से क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, आपको आंसर लिखना शुरू करना होगा। और आंसर लिखने के बाद आपको काफी सुरक्षित रखनी होगी और एक निश्चित तिथि दिया जाएगा कि आप फला विषय का आंसर शीट लिख के या तीनों विषय की परीक्षा के बाद आप इस तिथि तक आप महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र जहां से आपने उत्तर पुस्तिका रिसीव की थी, लेकर आई थी, वहीं पे आपको जमा करना है। तो आप क्या करेंगे, निश्चित तिथि तक उत्तर पुस्तिका लिखकर जमा करना है। जहां से आप कोरी उत्तर पुस्तिका लेकर आए थे, ब्लैंक आंसर शीट जो लेके आए थे, चाहे महाविद्यालय से मिलेगा चाहे परीक्षा केंद्र से मिलेगा, उस केंद्र पर आपको इस सारे प्रश्नों के उत्तर हल करके आपको ले जाके एक साथ बंच बना के जमा करना है। अगर 3 पेपर था, तीनों पेपर लिखने के बाद आपको ले जाके तीनों पेपर को जमा करना है। वहां से रसीद लेना बिल्कुल ना भूले। वहां पे एक रसीद मिलेगी आपको कि आपने अपना आंसर शीट हमारे पास जमा किया है, आंसर शीट नंबर फला 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 है, जिससे आप को भविष्य में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपकी कॉपी कहीं मिस होती है, कहीं गुम जाती है, तो आपके पास वो पर्ची, रसीद या रिसिप्ट नंबर है जिससे आप साबित कर पाए कि आपने आंसर शीट जमा किया है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। खुला विश्वविद्यालय नियम के तहत परीक्षा की जाएगी। जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, आपने सुना होगा कि ओपन यूनिवर्सिटी में आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाता है। आप घर बैठे बैठे उत्तर लिख के और एक निर्धारित समय सीमा में उसको भेज देते हैं कि निर्धारित डेट पर उसके पहले आप स्पीड पोस्ट या स्वयं के हाथ से लेके जमा कर देते हैं। इससे वही पैटर्न है पहला पैटर्न। ये पहला पैटर्न होगा परीक्षा का, बिल्कुल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के आधार पर। ये हो गया पहला पैटर्न। इसके अलावा एक पैटर्न और चर्चा में है, उसकी भी चर्चा की जा रही है कि अगर इसमें कुछ समस्याएं हैं, नकल करने की संभावना है, परीक्षा का कोई मतलब नहीं हुआ, कई तरह की विसंगतियां आ रही है, कई तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ये तो बिल्कुल ओपन यूनिवर्सिटी जैसा होगा, फिर रेगुलर क्यों।
तो इस स्थिति में एक दूसरी व्यवस्था बनाई गई है कि आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर 30 मिनट पूर्व भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल पर परीक्षा के आधे घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। और A4 पेपर पर घर बैठे बैठे लिखना होगा उत्तर। आपको एक समय सीमा दी जाएगी कि आपका एग्जाम सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच 3 घंटे का एग्जाम होगा और आपको इन्हीं 3 घंटे के अंदर लिखना होगा। आपको अगर 9 बजे से परीक्षा है तो 8:30 बजे आपके व्हाट्सएप में या ईमेल आईडी में प्रश्न पत्र भेज दिए जाएंगे और आप उस समय से लिखना प्रारंभ करेंगे और 12 बजे के पहले तक 12 बजे तक लिख लेंगे और 12:15 तक आपको 10 से 15 मिनट उसको अपलोड करने के लिए या ईमेल वापस भेजने के लिए विकल्प दिया जाएगा। मतलब आप ईमेल से क्वेश्चन पेपर प्राप्त करके A4 पेपर में घर बैठकर उसका उत्तर लिखेंगे और लिखने के बाद निर्धारित समय सीमा में PDF बनाकर उसको अपलोड करना होगा या फिर ईमेल करना होगा। अगर आपने अपने पूरे प्रश्न पत्र को हल करके आपने 20 पेज में हल किया है, A4 शीट पूरी पेज आप सब देख रहे हैं प्रिंट आउट फोटोकॉपी वाली, उस पे आपको आंसर लिखना है और पेज नंबर सीरियल नंबर डालना है 1 2 3 4 5 20। आपने 20 पेज का आंसर शीट बनाया है, उस 20 पेज को आपको मोबाइल से या फिर स्कैनर से स्कैन करना है, उसको PDF बनाना है और PDF बनाकर या तो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा या तो ईमेल करेंगे किसी मेल आईडी पर ताकि वो आपका आंसर शीट समय से पहुंच जाए। इसके लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि उस 15 मिनट में आप उसको स्कैन कर सकें या अपलोड कर सकें। इस समय सीमा को 15 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट भी किया जा सकता है। फिर से इस स्ट्रक्चर को सुने कि अगर 9 से 12 आपकी परीक्षा की समय सारणी है तो 8:30 बजे आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आप 12 बजे तक लिखेंगे। 9 से 12 आप 3 घंटा A4 पेज पर लिखने के पश्चात आप 12 से 12:30 या 12:15 जो भी समय निर्धारित किया जाएगा 15 मिनट या आधे घंटे का, उस समय में आप उस सारे पेज को पेज नंबर करके स्कैन करेंगे मोबाइल से या स्कैनर से और स्कैन करके दिए गए दिशा निर्देश पर आपको PDF बनाकर या तो अपलोड करेंगे या तो फिर आप किसी ईमेल को जो ईमेल उपलब्ध कराया जाएगा उस ईमेल पे आप फॉरवर्ड करेंगे। ये दूसरी व्यवस्था बताई जा रही है। इसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, जैसे कई बच्चे को PDF बनाने नहीं आता है, कई जगह नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। अगर आंसर शीट हमारा 30 से 40 पेज का हुआ तो PDF बनाने में समय अधिक लगेगा। अगर नेट स्लो है तो PDF को अपलोड करने में समय लगेगा। ईमेल की व्यवस्था हो सकता है नहीं हो पाए, कई तरह की विसंगतियां इसमें भी आई हैं। इसके तहत इसके अलावा एक तीसरा प्लान भी एक्टिवेट किया गया है। इन 2 प्लान के अलावा, ये 2 योजनाओं के अलावा एक तीसरी योजना भी बनाई गई है। आप देख पा रहे होंगे कि ईमेल, व्हाट्सएप या आपके यूजर आईडी पासवर्ड, आपका जो फॉर्म भरते हैं उसमें यूजर आईडी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। आपके यूजर आईडी में या फिर आपके ईमेल में या आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा आधा घंटा पहले। क्वेश्चन पेपर भेजने की प्रक्रिया तीनों पैटर्न में सेम है। आपको ईमेल, व्हाट्सएप या यूजर आईडी में क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, ये तो निश्चित है, और आधा घंटा पहले भेजा जाएगा। ये तीनों प्रक्रिया में शामिल है। और इसमें क्या है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सबमिट करना होगा। आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तीसरे पैटर्न में आपको जो क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा वो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में होगा। 4 विकल्पों में किसी एक विकल्प को क्लिक करना होगा। आपके सामने निर्धारित क्वेश्चन और समय सीमा मोबाइल में दिखाया जाएगा। आप उसको में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है उस समय आप अपने बेहतर नेटवर्क में, जहां सबसे अच्छा नेटवर्क आपका काम करता है, वहां पर जाएं, अपना यूजर आईडी लॉगिन करें, अपने क्वेश्चन पेपर को अटेंड करें और क्वेश्चन पेपर में जो तमाम बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, यदि आपको किसी प्रश्न में समस्या होती है या हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन के ऊपर स्क्रीन पे हमेशा वो दिखाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन छूटे हुए हैं। समय सीमा रहते हैं आपने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, उसके बाद आप उसको स्किप करके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे छूटे हुए हैं और उन छूटे प्रश्नों को बाद में आप अटेंड कर सकते हैं समय सीमा तक। जब अटेम्प्ट करने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, समय सीमा पूरा हो जाता है, तो आप उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक रेफरेंस आईडी आएगी, उसका स्क्रीनशॉट कर लें या किसी उत्तर पुस्तिका पे, किसी कॉपी पे, किसी डायरी में आप उसको नोट कर लें, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत होती है, आपका सबमिट उनको नहीं मिलता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उस समय आप उस रेफरेंस नंबर को दिखा के अपने सबमिशन को, अपने अटेंडेंस को पुख्ता कर सके। वो रेफरेंस नंबर ही आपकी उपस्थिति है। वो रेफरेंस नंबर आपके पास होता है, इसका आशय ये है कि आप परीक्षा में शामिल थे, उपस्थित थे।
और रेफरेंस आईडी को रखना बिल्कुल ना भूलें। निर्धारित समय सीमा में ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न अटेम्प्ट करके सबमिट करने होंगे। फिर से कहूंगा, अगर ये परीक्षा पैटर्न लागू होता है तो रेफरेंस नंबर को स्क्रीनशॉट करें। उसके अलावा डायरी में भी लिख के रखें, क्योंकि मोबाइल अगर ओवरलोड हो गया, कभी खराब हो गया, पानी में गिर गया तो रेफरेंस नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, प्रत्येक परीक्षा के समाप्त होने के बाद रेफरेंस नंबर को डेट के साथ एक डायरी में जरूर मेंटेन करें, जब तक आपके परीक्षा परिणाम की घोषणा नहीं हो जाती। अब इन 3 पैटर्न में से किस पैटर्न पर अमल किया जाएगा, कौन सा पैटर्न लागू किया जाएगा, ये बहुत जल्दी ही निर्धारित होने वाला है। इन तीनों पैटर्नों पर यूनिवर्सिटी शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग अपने अपने विचार विमर्श जारी है। सब लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। इन तीनों पैटर्न में से ही कोई एक पैटर्न आपके ऊपर लागू होगा। आप तीनों के लिए तैयार रहिए। तीनों आसान व्यवस्था है, आप कर सकते हैं आप चाहे तो। अब इसमें कुछ समस्याएं हैं, अब देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। इन तीनों पैटर्न को अगर यूनिवर्सिटी लागू करता है या सीजी बोर्ड लागू करता है तो इन तीनों पैटर्न में लागू करने पे क्या क्या समस्याएं आने वाली है। मेरे हिसाब से मैंने जो फाइंड आउट किया है, मैंने जो उसको देखा है, उसमें अपना विचार में दे रहा हूं आपको कि समस्या क्या आ सकती है। जो पहला परीक्षा पैटर्न है उसमें सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की समस्या, क्योंकि पहले पैटर्न में अपने महाविद्यालय से आंसर शीट लाने छात्र को जाना पड़ेगा। छात्र उत्तर पुस्तिका लेने के लिए अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र जाएगा तो वहां पे आवागमन की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, कोविड-19 के संक्रमण का खतरा। जब विद्यार्थी अपने घर से महाविद्यालय पर उत्तर पुस्तिका लेने जाएगा तो रास्ते में से लेकर और महाविद्यालय पहुंचने तक विभिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क में आएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं चल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है आवागमन के लिए। अगर बच्चा अपने खुद के व्हीकल में आता है और अपने परीक्षा केंद्र या महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिका रिसीव करता है तो जो शिक्षक उत्तर पुस्तिका देने वाले हैं उनको भी खतरा है, और जो बालक आकर लेने वाले हैं उनको भी कोविड-19 के संक्रमण का खतरा हो सकता है, क्योंकि सभी को कहा जा रहा है कि घर में रहिए। और ऐसी स्थिति में सारे बच्चे अपने महाविद्यालय अपने परीक्षा केंद्र उत्तर पुस्तिका के लिए जाएंगे तो उसमें कोरोना के खतरा और बढ़ सकता है। इसलिए एक समस्या निकल के सामने आ रही है। पहली व्यवस्था में नकल की पूर्ण संभावना है। जब खुला विश्वविद्यालय के नियम के तहत परीक्षा होगा, बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका को लिख के 1 महीने बाद जमा करेंगे या 15 दिन बाद जमा करेंगे। ऐसी स्थिति में वो परीक्षा का कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे अपना गाइड, किताब, पुस्तक देख कर लिखेंगे बड़े अच्छाई के साथ। तो वो परीक्षा नहीं होगी, केवल नकल पे आधारित होगा, जैसे खुले विश्वविद्यालय में होता है। लोग अपने मन से 1 महीने में बैठ के उत्तर लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं, फिर 1 महीने बाद ड्राफ्ट से या फिर स्वयं जाके जमा करके आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं नकल की संभावनाएं अधिक होंगी और कॉपी मिसप्लेस होगा। जब बच्चे जमा करने आएंगे, कोई बच्चे समय पे आ जाएंगे, किसी बच्चे का जो घर है वो कंटेनमेंट एरिया जोन में आ गया, उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, तो हो सकता है काफी समय पे जमा ना हो। किस एरिया में, किसके घर, किसके पड़ोस में कब कोरोना पॉजिटिव केस मिल जाए, उसका घर कब कंटेनमेंट एरिया में घोषित कर दिया जाए, ये कहना मुश्किल है। तो उत्तर पुस्तिका वापस आने में भी समस्या हो सकती है। अगर स्पीड पोस्ट आती है तो भी समस्या है, और बच्चा अगर समय से पहुंचा ना सका तो भी समस्या है। उन कापियों का भंडारण और कापियों को चेक करने की समस्या भी एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। अगर इसको कैंसिल करके दूसरे पैटर्न की बात करें तो दूसरे पैटर्न में भी ढेर सारी समस्याएं आ रही है। जैसा सभी छात्रों के पास ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है। तमाम ऐसे छात्र हैं जो मल्टीमीडिया या फिर जो नए तकनीकी है उनसे अपरिचित है, उनसे अज्ञात है। स्नातक के बच्चे, पीजी के बच्चे या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनके पास खुद की ईमेल आईडी नहीं है, ऐसी स्थिति में च्वाइस सेंटर का ईमेल आईडी मांगा गया है। अब वो बच्चे घर से निकलकर च्वाइस सेंटर में जाकर परीक्षा देंगे, वहां वो कंफर्ट फील कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बैठने की व्यवस्था है नहीं है। ये भी बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। नेटवर्क की समस्या, अगर मान लिया जाए कि बच्चे ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए हाँ भी भर दिया तीनों पैटर्न में किसी भी आधार पर एंड वक्त पे मौसम खराब, बारिश का मौसम, अगर नेटवर्क नहीं होता है तो बच्चे के लिए क्या समस्या हुई, एक बड़ी असुविधा निकल कर आ रही है। क्योंकि ये भी नेटवर्क की समस्या की असुविधा हो सकती है, क्योंकि अचानक मैं अपनी बात करूं तो जहां मैं रहता हूं वहां जियो का नेटवर्क बड़ा ही शानदार चलता है, बड़ा बेहतर नेटवर्क है। लेकिन कल सुबह से लेकर शाम तक एक पिक्चर अपलोड करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग रहे थे। खुदा न खास्ता ऐसे ही ट्रैफिक अगर जाम हो गया परीक्षाओं के समय तो बच्चे को अपलोड करने में बहुत समस्या हो जाएगी, और बच्चा अगर समय से अपलोड नहीं कर पाया नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण तो वो अपसेंट दिखाएगा। ऐसे में बच्चे की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप देखते हैं एंड्रॉइड फोन की अनुपलब्धता, सभी के पास मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन उपलब्ध हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम मान के चलते हैं कि संचार क्रांति के तहत भारत के 95% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन आ गया है, लेकिन इस कोरोना की मार ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होने के बावजूद भी वो रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं।
और कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है ही नहीं, कीबोर्ड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग परीक्षा कैसे देंगे? ये एक बेहतर चुनौती बनकर आ रही है। इसके अलावा जो समस्या है वो है पीडीएफ बनाकर अपलोड करने में असक्षम। कई तमाम छात्र ऐसे हैं जिनको पीडीएफ बनाने नहीं आता है, उनको सबसे पहले पीडीएफ बनाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा ट्रेनिंग लेने इस कोरोना के समय में? वो कहीं बाहर निकल नहीं सकता, कोई कंप्यूटर दुकान नहीं खुली जिससे वो जाकर ट्रेनिंग ले पाए, जिससे वो पूछ पाए। गूगल में भी पूछना है तो भी समस्या है, क्योंकि बिना एक बार करके सीखने में जो आनंद आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी के गूगल से बोलने से नहीं आता है। तो ये भी बड़ी समस्या है कि पीडीएफ बनाकर अपलोड करना। सारे बच्चों को ये इनोवेशन नहीं पता है, ये तरीका नहीं पता है कि पीडीएफ बनाकर अपलोड कैसे करते हैं। इसके अलावा जो समस्याएं हैं वो अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं। मैंने कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में यहाँ पे बताया है कि हो सकता है बच्चा निर्धारित समय सीमा में पेपर को अपलोड ना कर पाए। अब देखते हैं कुछ संभावित समाधान, क्योंकि अभी तक हमने कुछ निगेटिव बातों को सोचा, कुछ खराब बातों को सोचा जो हमारे मन में जहन में आया। लेकिन अगर मैं कुछ संभावित समाधान कहूं तो इन तीनों पैटर्न में किसी भी पैटर्न में परीक्षाएं करना बिल्कुल आसान है। अगर मैं पॉजिटिव थिंग में जाऊं तो क्या आएगा निकल के कि एंड्रॉइड फोन की व्यवस्था करें। छात्रों को पहले जानकारी दी जा चुकी है कि आप अपने या किसी पड़ोसी के या किसी संबंधित व्यक्ति के एंड्रॉइड फोन का नंबर दीजिए। अपने या किसी पड़ोसी के या चॉइस सेंटर के नंबर ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। यदि बच्चे के पास खुद की ईमेल आईडी नहीं है तो सीएससी सेंटर, चॉइस सेंटर का ईमेल आईडी दे सकता है, अपने भाई, माता पिता या पड़ोसी का ईमेल आईडी दे सकता है। इतना तो भारत समृद्ध हो ही गया है कि अगर आपके पास नहीं तो आपके पड़ोसी के पास ईमेल आईडी जरूर मिल जाएगा। आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो पड़ोसी से मांग लीजिए 2 घंटे के लिए, पड़ोसी इतनी सहायता आपकी जरूर करेगा। तो अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो एंड्रॉइड फोन की व्यवस्था सभी छात्र कर सकते हैं हमको, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इस कोरोना काल में इतना तो हम प्रयास कर ही सकते हैं। दूसरा, स्पीड पोस्ट करें। जो आप कॉपी को घर पहुंचाने की बात कर रहे थे कि उत्तर पुस्तिका लिखकर कॉलेज जाके पहुंचाना पड़ेगा, उससे बचने के लिए, उस कोरोना के मार से बचने के लिए आप उत्तर पुस्तिका घर में लिखकर और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं पहले पैटर्न के आधार पे, जिसमें आपको उत्तर पुस्तिका प्रदान की जा रही थी, उसका उत्तर आपको घर पे बैठना है और 1 महीने के बाद जमा करना है। आप स्वयं जमा ना करें, आप चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखें तो पूर्व उपलब्धियों के आधार पर सभी को जनरल प्रमोशन, ये लाइन बेहद मतलब खुशी वाली लाइन है। अगर मैं समाधान की बात करूं तो सारे समाधान से सबसे बेहतर समाधान आपको यही लगेगा कि पूर्व उपलब्धियों के आधार पे सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, क्योंकि छात्रों की एक मांग है कि अगर फर्स्ट ईयर के छात्र को प्रमोशन हो सकता है तो हमारे भी पुराने नंबर के आधार पर प्रमोशन दे दिया जाए। हमसे क्या दुश्मनी है, हम भी भारत की ही संतान है, हमें भी कोरोना का ही उतना ही खतरा है, हमें भी कोरोना का डर है, तो क्यों ना हमको भी जनरल प्रमोशन मिल जाए। इस 10 तरह के झमेले में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि पहली व्यवस्था में नकल की पूरी संभावना, दूसरी व्यवस्था में भी नकल की संभावना है, तीसरी व्यवस्था में भी नकल की संभावना है, क्योंकि आपके ऊपर अवलोकन करने वाला कोई नहीं है। आप 4 विशेषज्ञ बैठा के बहुविकल्पी प्रश्न अटेंड कर रहे हैं, आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं, आप बगल में अपने भाई को बैठा के गूगल में सर्च करके उत्तर लिख रहे हैं। आप 50 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाए, 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो तीनों पैटर्न में नकल की संभावना बेहतर बन रही है। तो जब नकल ही करना है तो फिर परीक्षा क्यों? इतना रिस्क कौन लेने जाए, इतना खतरा मोल कौन लेने जाए? ये सब रिस्क और खतरे से बचने के लिए क्यों ना पुराने मार्क्स के आधार पे, पूर्व उपलब्धियों के आधार पे सभी को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। ये भी एक अच्छी पहल होकर आ सकती है। और अगर ऐसा कोरोना ऐसे ही चलते रहा, समस्या ऐसी बने रहे, तो जहां तक मेरा दिमाग और जहन काम कर रहा है, इन तीनों पैटर्न को चेंज करके अंत में गवर्नमेंट को जनरल प्रमोशन देना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान अपडेट की बात करूं तो 3 पैटर्न पे परीक्षाएं होने वाली है। आप तीनों पैटर्न के लिए अपने आप को रेडी रखिए, तत्पर रखिए, तैयार रखिए, घर में पढ़ते रहिए। मैं ये केवल ये नहीं कहता खाली परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करो, कभी कभी ज्ञान के संवर्धन के लिए, जानकारियों के संग्रहण के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। आप पढ़ के देखिए, तैयारी करिए। अगर परीक्षा नहीं हुई तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपका ज्ञान तो बढ़ेगा। अगर परीक्षाएं हुई तो आप तैयार हैं, और नहीं हुई तो आपके ज्ञान का संवर्धन तो हुआ, ज्ञान का विकास तो हुआ, आपके शब्द भंडार की वृद्धि तो हो ही जाएगी। इसलिए आप इस समय का सदुपयोग करें। सरकार आग्रह कर रही है, विनती करे कि घरों में बैठे, आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? केवल सो रहे हैं, खा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप परीक्षा के श्रेणी में आते हैं, ऐसे छात्र घर बैठकर परीक्षा की तैयारी करें। संभावित चीज है कि तीनों पैटर्न में किसी एक पैटर्न पर उनकी परीक्षा हो सकती है। अगर परीक्षा हुई तो आप परीक्षा के लिए तैयार रहें, अभी से तैयारी कर दें, ताकि आप तैयारी के साथ परीक्षा दे सकें।
और अगर परीक्षा नहीं होती है, आपके फेवर में बात करो, आपके खुशी के लिए बात करो, अगर जनरल प्रमोशन सभी को मिल जाता है, ऐसी स्थिति में आपके ज्ञान का विकास तो होगा, आप एक होशियार व्यक्ति तो बनेंगे। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा अगर कुछ पैटर्न में बदलाव होता है, यदि जनरल प्रमोशन मिलता है, जैसे आज की खबर है डीएड अंतिम वर्ष को जनरल प्रमोशन दे दिया गया, ऐसे ही अपडेट के साथ मैं आपको समय समय पर मिलते रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि इस संबंधित अपडेट जो भी आपको मिले, आपको सबसे पहले मिले। इसलिए अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने घर वालों को कराएं, मित्रों को कराएं, जिससे उनको भी समय समय पे जानकारी मिलते रहे। कल मैंने एक बड़ा ही शानदार वीडियो अपलोड किया है अपने साइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने दिया है। उसको आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपको नई शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए कि नया पैटर्न क्या होगा, अब हमको BA BSc करना है कि नहीं करना है। उस सारी चर्चाएं मैं अपने पुराने वीडियो में कल के अपलोडिंग में कर चुका हूं, जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। आप एक बार जरूर देखें, आपके ज्ञान का संवर्धन और विकास होगा। ऐसे ही अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।